हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट की एसएसटी की आपकी रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये जानते चलिएगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट शब्द आपके एग्ज़ाम के लिए आएंगे उनको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। आप उन्हें हाईलाइट शब्दों की नोट्स बना लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले में आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया, वो लोग व्यापारी हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों और बाज़ारों में बेच दिया करते हैं। आइए व्यापार और व्यापारियों के बारे में हम लोग अपनी जानकारी को देखते हैं। अध्याय 8 है हमारा। तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों को बारे में आपने पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों पर मिली हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। अनुमान लगाया जाता है जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचते रहेंगे, तभी तो भाई फैल रहा है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये देखिए, मैं आपको दक्षिण भारत दिखाता हूँ। ये आपका हिस्सा किस में आता है? दक्षिण भारत में। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतना महंगा था, इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। सोचिए, काली मिर्च। अब ये एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यूनान है या जो रोमन है, जो यूरोप है, वहाँ काला सोना किसे कहा जाता था? व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा अच्छा व्यापार चल रहा था। ये व्यापार से जुड़े कविता है जो हमें उस कविता को नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों को खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता था ताकि हवा और तूफानों के झोंकों से बच सके। समुद्र तटों से लगे राज्य उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा आपको दक्षिणी भाग में जानना है, उत्तरी में नहीं। दक्षिणी भाग में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति बढ़ी। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर, पांड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा चोर, चेर और पांड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण माने गए। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लाते थे। इनमें से कुछ धन वे वापस रख लेते थे, बाकी समर्थकों, नात, रिश्तेदार, सिपाहियों, कवियों को बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में बहुत सारी कविताएं लिखी, जिन्हें बदले में उन्हें जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ आदि चीज़ों से नवाजा गया। इसे
लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। तो पश्चिम भारत कहाँ है हमारा? ये है, ये वाला क्षेत्र है पश्चिम भारत। सातवाहन का प्रभाव बढ़ा, जिनमें सबसे प्रमुख थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उनके बारे में उनकी माँ गौतमी बलश्रयी द्वारा दिए गए दान के एक अभिलेख से पता चलता है कि और अन्य सभी सात वाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाओं को भी भेजा था। रेशम मार्ग की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य मायने रखते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर पूरा कताई होती, फिर उसे कपड़ा बुनकर रेशम बनाया जाता था। आगे कहा जाता है तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। अब पूछेगा कि सबसे पहले इस तकनीकी का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कब हुआ था? 7000 साल पहले। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों सालों तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर जहाज़ों पर जाते थे, अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले आते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम तक फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ों को पहनना फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे। आगे की चर्चा हम आपसे करते हैं। इसमें सिल्क रूट को बताया गया है कि उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। एक मानचित्र है 6, अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण की सुरक्षा की गारंटी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल से ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचा। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो कुषाणों ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए। अब हम लोग बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ेंगे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कई सारे प्रश्न बने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का। अब बुद्ध चरित्र की रचना किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने जब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, इस समय बौद्ध धर्म एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्माण प्राप्त करने को जो है पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यहाँ आपको सांची के स्तूप में एक मूर्ति चित्र दिखाया गया है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से मिली हुई है। यह दिखाया गया है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, जो है बात करते हैं दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किन्हें कहते हैं?
पहले ये जान लीजिए बोधिसत्व क्या था। आइए इस पर चर्चा करते हैं। बोधिसत्व में आस्था को लेकर जो बोधिसत्व है, इसमें अगर मैं आपसे चर्चा करूं बोधिसत्व, तो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए करने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उन्हें बोधिसत्व कहा गया। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हुई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आइए आगे बात करते हैं। दो इमेज, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा। अभी मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों कृषकों द्वारा। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों, तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं या मठों में विश्राम करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला था। देखिए अब मैं आपको दो मूर्ति दिखाता हूँ, ठीक है। पहली कहाँ बनी है? पहली बनी है मथुरा में और दूसरी ये देखिए, पहली बनी है मथुरा में, दूसरी तक्षशिला में। मथुरा में है पहली वाली, खड़ी वाली मथुरा में है, ये तक्षशिला में है। ध्यान से देखिए, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए मथुरा की इमेज है, ये खड़ी मुद्रा में है, बैठे मुद्रा में, या तक्षशिला में बनाई गई मूर्ति है। दोनों में कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। थोड़ा थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल करते थे। कार्ले की गुफा, ये महाराष्ट्र में, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कार्ले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जानते रहिएगा। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, उन्हें ही तीर्थयात्री कहा जाता था। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध यात्री फा एशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया। स्वैनसांग, जिसे फैनसांग 1400 साल पहले भारत है, उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इनमें अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने अपनी किताबों में भी वर्णन किया। फा एशियन जब चीन से लौट रहा था, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी है, जान लीजिए। सिया ने चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। अब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि चीन वापस किस रास्ते से लौटा? तो बंगाल। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से 2 दिन चल पाया था कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा एशियन ने भी अपने सामान को तो फेंका, पर उसने पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसे अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देख बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारिक जहाज़ से चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो चीन पहुंचने से पहले वो कहाँ रुका था? जावा में रुका था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वैनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की। इनमें वह लगभग, जिसमें 20 घोड़ों को लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वैनसांग इस तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में
अध्ययन किया उसने नालंदा के बारे में लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है, सबको मानना पड़ता है। वाद विवाद दिन भर चलते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल का सही उत्तर देते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। सोचिए कितना बढ़िया था नालंदा विश्वविद्यालय उस समय। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, बस हम लोग अंतिम कगार पर चल रहे हैं। भक्ति की शुरुआत पर चर्चा करते हैं। आइए भक्ति की शुरुआत कैसे हुई इसकी चर्चा करते हैं। भक्ति की शुरुआत, जिन देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता से की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैला। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ये वराह के रूप में भगवान विष्णु एरल मध्य प्रदेश में है। चलो, ये भगवान वराह की मूर्ति है। जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, उसमें भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी को धारण किया था, तो ये उस समय का छाया चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कहाँ मिला है? ये मिला है एरल से। और एरल कहाँ है? एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़, किसी अन्य रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। भक्ति के बारे में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, भक्ति भज शब्द से बना। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भक्ति किस शब्द से बना? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका यह अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक संबंध है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। ये भक्त द्वारा लिखी गई कविता है। आगे, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। ठीक है। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। तो आपसे पूछ लेगा, भक्ति परंपरा में व्यक्ति को जो हम प्रेरणा कैसे मिलती है? तो चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता था। आगे एक अन्यत्र की चर्चा की गई है। बस अन्यत्र के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। और इनका ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल होता है। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो आपको दिए गए हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। रेशम बनाने की कला की खोज 7000, चोल चेर पांड 2300, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000, कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल। ठीक है। फाहेसियन और स्वयंसांग, तो आपको पता है फाहेसियन जल मार्ग से गया था, ये जानते रहिएगा। इसने जल मार्ग फॉलो किया था और स्वयंसांग ये स्थल मार्ग को फॉलो किया था।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।